फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम आज क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लास 6 का लेसन 1 हिस्ट्री क्या, कब, कहाँ और कैसे देखेंगे। चलिए देखते हैं। रसीदा का सवाल होता है। रसीदा बैठी हुई होती है और अखबार पढ़ रही होती है। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ जाती है। उसमें लिखा हुआ होता है 100 साल पहले। वह सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, या तो हम रेडियो सुनते हैं, या तो टेलीविज़न देखते हैं, और या तो अखबार पढ़ लेते हैं, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। ठीक है। यदि हमें ये जानना होता है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो उस समय की स्मृति हो। जैसे कि हमको 10 साल पहले की बात जाननी होती है, तो हम उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध हो, वो 10 साल पहले मौजूद हो। 20 साल पहले जानना हो तो 20 साल पहले हम वैसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं जो 20 साल पहले मौजूद था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। यह जानने के लिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये बोल रहा है अतीत के बारे में आप कल क्या हुआ था वो तो जान लिए। 10 साल पहले क्या हुआ था वो तो आप पूर्वज से पूछ लीजिएगा, मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा। लेकिन अतीत के बारे में 100 साल पहले कैसे क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, कई लाख वर्ष पहले क्या हुआ, तो आप ये चीज़ जानने के लिए आप किसका सहारा लीजिएगा, बताइए। तो आगे पढ़िए और पता लगाइए कि हमें अतीत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों या शिकारियों, जिसको कह सकते हैं आप, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे होते थे वह कौन सा खेल को खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, साथ ही कौन से नाटक को देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत वो गाते थे। ठीक है। कह रहा है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ मानचित्र 1 दिया हुआ है। देखिए, मानचित्र 1 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है नर्मदा नदी का पता लगाने। तो देखिए, ये जो नर्मदा नदी है ये यहाँ है, भारत के बीचों बीच है। यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी होती है। और ये नर्मदा नदी जो है
बिंद पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से निकलती है। ठीक है, बिंद पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और बिंद पहाड़ियों के बीच से, और सतपुड़ा पहाड़ी के जो नीचे है वो क्या है, ताप्ती नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है नर्मदा नदी के बारे में। कह रहा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ये जो नर्मदा नदी के तट पर थे ना, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या करते थे, संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। आगे कहता है कि अब तुम क्या करो, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्या करो, पता लगाओ। चलिए पता कर लेते हैं। ये आपका है उत्तर, ये है आपका पश्चिम, ये है सुलेमान पहाड़ी और ये है किरथर पहाड़ी। अब इसके बारे में ये कह रहा है कि ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, इसी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान ऐसे भी हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को क्या किया था, उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना क्या किया था, शुरू किया था। कौन, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में जो निवास करते थे। वे लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, गांवों में रहते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच वाले लोग, बीच में जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, गांवों में रहा करते थे। अब कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर क्या में है, उत्तर ये है और ये पूरब है। बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी, तो देखिए गारो पहाड़ी आप लोग भी खोजिए। यहाँ है गारो पहाड़ी और बिंद पहाड़ी। ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले क्या किया, चावल उपजाया जाने लगा। कहाँ, गारो और मध्य भारत में जो बिंद पहाड़ियाँ थी वहाँ के क्षेत्र में चावल उपजाया जाने लगा। वे लोग स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान कहाँ थे, वे बिंद के उत्तर में स्थित थे। अब कह रहा है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। चलिए पता करते हैं सिंधु नदी का। देखिए सिंधु नदी पूर्वी, ये जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी क्या कौन कौन सी है, ये जो छोटी छोटी नदी, ये तो बड़ी नदी हो गई ना, और इससे जो छोटी छोटी नदी बह रही है इससे होके, तो ये हो गई आपकी कौन, सहायक नदी। तो सहायक नदी में आ जाता है आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो कह रहा है कि सिंधु तथा
इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये जो सिंधु नदी के तट का स्थल था, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या किए थे? फले फूले। गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये गंगा, इसकी सहायक नदी देखिए सोन यहाँ बहती है। सोन, गंगा है ना, यमुना, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की क्या है? सहायक नदी है। चंबल, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये जो गंगा की सहायक नदी है, तो कह रहा है गंगा की सहायक नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन में उसे मगध के नाम से जाना जाता था और इसी मगध को जो है वर्तमान में क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने क्या किया था? एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोगों ने हमेशा क्या किया था? सदैव एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक की क्या की थी? यात्रा की थी। और ये यात्रा बहुत से कारणों से भी की जाती थी। देखिए, वो कारण हुआ करता था कि कभी कभी तो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए वो संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी तो सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए चली जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करती थी। धार्मिक गुरु की बात करें तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कस्बे से दूसरे कस्बे लोग जो इधर उधर जाया करते थे, उससे क्या होता था? लोग एक दूसरे के विचारों के संपर्क में आते थे और एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिलता था? अवसर मिलता था। अब हम लोग देखेंगे कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब कह रहा है आप फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत,
समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं आपका पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। ये उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वह ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ तो आए और यहीं आकर क्या हुए, बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अभी भी यदि कोई आपका पड़ोसी कोई टेस्टी भोजन बना देता है तो दूसरा पड़ोसी पूछता है, अरे बताओ ये भोजन में तुमने क्या क्या डाला? तो वो बताता है कि हमने ये डाला, वो डाला, तब जाके ये भोजन बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो फिर दूसरे दिन क्या करता है, जिसको वो बताया उस अगले पड़ोसी ने, वो घर में जाकर ट्राई करता है ताकि उनका भी भोजन उतना ही स्वादिष्ट बन जाए। तो अभी भी एक दूसरे के तरीकों को क्या करता है, एक दूसरे के तरीकों के बारे में, एक दूसरे के विचारों को अभी भी लोग अपनाते हैं। ठीक है, देश का नाम। ठीक है, देश का नाम। तो हम लोग देश के नाम में देखते हैं, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। भारत शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाओ। आप अपने एटलस में देखिए और ईरान और यूनान का पता लगाइए। उसमें देखिएगा कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानिया और यूनानी ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का जो प्रयोग किया वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। हम लोग जानते हैं ये जो वेदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा वेद होता है यजुर्वेद, तीसरा वेद होता है आपका सामवेद और चौथा वेद होता है आपका अथर्ववेद। और सबसे जो पुराना वेद माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वेद को। किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। और ऋग्वेद में ही गाय को भी पवित्र माना गया है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। और इसका जो
आरंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऐसे आगे हम लोग ऋग्वेद के बारे में भी जानेंगे, तरह तरह के जो वेद हैं, उपनिषद हैं, सबके बारे में जानेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो कहता है कि 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका प्रयोग? यही भारत का, भरत का। अब हम लोग जानते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। हम लोग जो अतीत के बारे में जाने वो कैसे जाने, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जितनी भी अतीत में लिखी गई पुस्तक होती है, हम लोग इतिहास को भी पढ़ते हैं तो अतीत की जानकारी के लिए ही पढ़ते हैं, तो वो एक प्रकार की पुस्तक है। तरह तरह की हम पुस्तक ढूंढते हैं कि मतलब इसमें कौन से अतीत की प्राचीन हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, मध्यकालीन हिस्ट्री की किसी से जानकारी मिलती है। तो ये सब जो अतीत की जानकारी हम पुस्तक को पढ़ के ही लाते हैं। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए, पांडुलिपि हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट, लैटिन शब्द में मैन्यू का इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ होता है हाथ है, से निकला है। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और हिमालयन जो क्षेत्र में उगने वाले भोज्र नामक पेड़ के छाल से एक होता था, जिसको तैयार किया जाता था। भोज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से ये तैयार होता था भोजपत्र, उस पे लिखी मिलती थी। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका ताम्र पांडुलिपि। ये जो दर्श दिखाया गया ना, ये छोटा कर देते थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है। तो ये जो है, तो ये हो गया आपका, इसे कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, देखिए, पहले जो पांडुलिपि हुआ करते थे ना, तो उसमें कई प्रकार के भाषा का यूज किया जाता था। संस्कृत का यूज किया जाता था, प्राकृतिक भाषा का, या तो तमिल भाषा का। हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे कहता है, इतने वर्षों में इसमें कई पांडुलिपियाँ तो कीड़ा ने खा लिया, कुछ को तो नष्ट कर गई, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण भी कुछ पांडुलिपि ये ऐसे भी नष्ट हो गए हैं। और फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी क्या है, उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं का जो जीवन है उसके बारे में, औषधियों और विज्ञान के बारे में आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें इस पांडुलिपि में आसानी से मिल जाती थी। इसके अतिरिक्त हमारे जो यहाँ के महाकाव्य हुआ करते थे, कविताएं हुआ करती थी, नाटक हुआ करती थी, वो भी पांडुलिपि में आसानी से हमें देखने को मिल जाती थी। देखिए, जो बताए थे हम पहले भी आपको, इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। और ये जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी ना, ये सबसे पुरानी भाषा, ये देवता लोग यूज करते थे ये भाषा। तो ये सबसे जो पुरानी भाषा मानी जाती है, संस्कृत को ही मानी जाती है। ठीक है,
प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग क्या करते थे? साधारण लोग प्राकृत भाषा का ही क्या करते थे? प्रयोग किया करते थे। अब हम ताम्र लिपि देख लिए। अब हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। ठीक है, ये आपका अभिलेख है जो किसी ठोस या पत्थर या धातु पे, ये तो पत्थर ही लग रहा है, पत्थर पे ये उत्कीर्ण कुछ लिखा गया है ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित जो विजय का लेखा जोखा रखते थे वो अभिलेख में लिख के क्या रखते थे? अभिलेख में लिख कर रखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं इधर दिया हुआ है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। ये जो अभिलेख है अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। ठीक है, अफगानिस्तान के क्या मिला है? कंधार से मिला है और ये 2250 वर्ष क्या है? पुराना है। 2250 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये जो अभिलेख मिला है यह अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। यह किसके नाम पे? अशोक नामक शासक के कहने पर ये क्या करवाया गया था? उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम लोग 8 में पढ़ेंगे और हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो भी लिपि बनी होती है वो तो अक्षर से बनी होती है या तो संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? ये सब सोच के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि कठोर पे क्यों अभिलेख हुआ करता था और ये करवाने में कठोर पे अभिलेख को लिखने में क्या क्या परेशानी उस समय आती होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ये जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, कई अतीत से बनी सामानों का प्रयोग में लाता है और वो इस चीज़ का परीक्षण करता है
कि ये जो वहाँ के लोग थे क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जिस पुरातत्वविद को क्या होता है, पुरानी पुरानी चीज़ों को खोजने का उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे लगातार क्या करते हैं, या तो ईंट मिलता है तो ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों, ये जो चीज था, देखिए बोल रहा है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डी को भी ढूंढते हैं। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि हमारे जो अतीत थे वे क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े क्या हो जाता है, जल जाता है। और वनस्पति का अवशेष भी बहुत मुश्किल से बच पाता है, वो भी गल जाता है। तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे होते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये सोचने वाली बात है कि क्या पुरातत्व जो वेद थे, जो इधर उधर खोजते हैं, क्या खाता है, क्या पीता है, मछली के हड्डी, तो इमारत, ये सब लगातार वो ढूंढा करता है। तो क्या पुरातत्वविद को सब कुछ तो मिलता है, तो क्या कपड़ा जो पहनता था उस समय के लोग, क्या बहुधा कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया है। पांडुलिपि, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी, ये इतिहासकार प्रायः इसे अतीत को जानने का स्रोत मानते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यदि कुछ मिल जाता है तो उसे ढूंढने की और ज़्यादा जिज्ञासा होने लगती है पुरातत्वविदों को। ये किसी आम इंसान को भी ऐसा हो सकता है। यदि कुछ मिल जाता है तो उन्हें और ज़्यादा ढूंढने की क्या हो जाती है, उन्हें जिज्ञासा हो जाती है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अतीत एक है या अनेक, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन किया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य
ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ये एक और अनेक का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जितने भी अतीत में स्रोत मिले हैं अलग अलग समूह के लोगों के लिए यह अतीत अलग अलग मायने डालते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आप पशुपालकों को ले सकते हैं। वो क्या करते हैं? पशुपालन क्या करते हैं? कृषकों का जीवन भी अलग होता है, राजा रानियों का जीवन भी अलग होता है। वो उनके जो रहने की शैली होती है वो भी बड़े ठाट बाट से रहते हैं, उनकी जीने की शैली अलग होती है। व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन बहुत एक दूसरे से क्या था? भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि लोग व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो कृषक लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। सबकी जो रहने की शैली है, जीवन जीने की शैली है, सब एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। सब एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। ठीक है। उस समय भी लोग अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। राजा रानी, जो राजा हुआ करते थे, वे अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा अभिलेख में भी रखा करते थे। लेकिन ये जो आम इंसान थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे जो आम इंसान थे, प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है? शेष है। अब हम लोग जानेंगे तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, यदि हमसे कोई तिथि के बारे में पूछ ले, तो हम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के बारे में आप लोग सुने होंगे। ईसा मसीह का जन्म जो है बेतलेहम में हुआ था, प्रथम ईस्वी में। ठीक है। आगे ईसा मसीह के बारे में भी आप जब अतीत को जानने की कोशिश कीजिएगा तो इसके बारे में आप भली भांति आगे की क्लास में आप जान पाओगे।
धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा से पहले यानी ईस्वी पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, इतिहास और तिथियों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। अंग्रेजी में जो बीसी होता है उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। यदि हम तिथि से पहले एडी जोड़ते हैं तो उसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी। इसको इंडो डोमिनी शब्द से ये बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह का जन्म के वर्ष से है। ठीक है। कभी कभी होता क्या है, एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। इसको कहते हैं कॉमन ईरा, जो कॉमन ईरा, और बीसीई को कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा। इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व का अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, वर्तमान से पहले है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत्र। ठीक है। ये अनंत्र, देखिए इससे पहले हम कह दें आप लोग को, यदि आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाने की शैली पसंद आए तो मेरे जीके कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आगे। और यदि मेरी वीडियो बनाने में यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो इन्हें भी हमें बताएं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं अपलोड करने जा रही हूँ। और यदि आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे प्रोत्साहन के लिए कुछ कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि अच्छी ना लगे, कुछ त्रुटि रह गई हो तो इसको भी ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि हम इसे सुधारने की कोशिश करें। ठीक है। देखिए, अन्यंत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों का प्रयुक्त भाषाओं, लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। ठीक है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी थी। उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र में मिलती थी, लगभग 5000 वर्ष पहले। और ये राजा रानी यहाँ क्या, ये जो उत्तरी अफ्रीका थे ना, उस देश उत्तरी अफ्रीका वाले देश में एक शहर मिस्र हुआ करता था, मतलब अभी भी मिस्र है। तो वो वहाँ 5000 वर्ष पहले एक राजा रानी रहते थे। ठीक है।
होता क्या था, ये जो मिस्र थी, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ के एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला, यहाँ जो है एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है और इनके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र के संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि कह रहा है, तुम देख सकते हो कि यहाँ अल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को क्या कर सकते थे, पढ़ सके। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, यहाँ पहले आप देख लीजिए। अल शब्द का जो है वो शेर के लिए किया गया है, अल शब्द का प्रयोग। ठीक है, और ये ए शब्द का प्रयोग चिड़िया के लिए, जहाँ भी ए होगा वो चिड़िया के लिए किया गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं मुख्य महत्वपूर्ण तिथि। जो कृषि का आरंभ हुआ था वो 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो आरंभ माना जाता है वो 4700 ईसा पूर्व में माना जाता है। यही मगध का जब बड़ा राज्य बना था गंगा घाटी के किनारे, वो बना था 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान चल रहा है 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान कब माना जाता है, 2000 वर्ष पूर्व।